law, an important law of electricity, potential difference and current and electric current I. V और I के बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं पढ़ना है। और शायद ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस है अगर, तो उसको आपको A पॉइंट एंड B पॉइंट दो। Hello everyone. So, how are you all? Okay. I hope you all are safe and fine. So, in today's electricity video, we are going to discuss about an important law of electricity, and that is Ohm's law. Okay. What is this Ohm? Ohm is comes from the physicist name, German physicist, and that is Georg Simon Ohm. Okay. Georg Simon Ohm जो फिजिसिस्ट थे उनके नाम पे से इस लॉ को ओम्स लॉ का नाम दिया गया। सो लेट्स गो विथ इट। सबसे पहले ओम्स लॉ हमको क्या देता है, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सो पढ़ते हैं। ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट। ओके, तो हमको ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं इलेक्ट्रिसिटी की, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, एक हो गया V एंड दूसरा हो गया I. सो ओम्स लॉ गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज V, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस V एंड इलेक्ट्रिक करंट I. V और I के बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं, उनके बीच में कौन सा रिलेशन है, तो रिलेशन हमको कौन देता है, ओम्स लॉ देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि कई बार क्वेश्चन के अंदर हमको V दिया होगा, I नहीं दिया होगा, कई बार I दिया होगा, V नहीं दिया होगा, कई बार दोनों दिया होगा और कुछ तीसरा फाइंड करने को बोला है। व्हाट यू शुड डू, तो ये ओम्स लॉ का जो भी रिलेशन मिलेगा, उसका जो भी फॉर्मूला बनेगा, इट विल बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर योर फर्दर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है और शायद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी 3 to 4 मार्क्स में आ सकता है। ओके, सो बी हियर। Okay, physically and mentally both. Let's again read the statement. What is the need of Ohm's law? ऐसा अगर 1 mark question आता है, you have to write this 4 lines that Ohm's law gives the relationship between potential difference V across a conductor and the current through it. कोई भी कंडक्टर के अक्रॉस में उसके दो पॉइंट होंगे। आपको ऑलरेडी पता होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस है अगर, तो उसको आपको A पॉइंट एंड B पॉइंट, दो पॉइंट तो चाहिए, तो अभी डिफरेंस मिलेगा। सो ओम्स लॉ क्या दे रहा है कि ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशन व्हेन अ कंडक्टर इज देयर। ओके, जब कोई कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो, और उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो, तो करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, वो हमको ओम्स लॉ देगा। ओके, सो आई ड्रॉ वन फिगर हियर। एक सर्किट डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है। ओके, तो सबसे पहले उसको समझते हैं। तो उसके अंदर कौन सी चीजें यूज की गई है, उसके कंपोनेंट्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं। ओके, आप पढ़ सकते हैं इधर। फर्स्ट इज निक्रोम वायर। ओके, निक्रोम वायर क्या है, तो निक्रोम क्या है, सबसे पहले निक्रोम इज अ मेटल। ओके, निक्रोम एक एलॉय है। एलॉय पता है आपको, दो मेटल्स को बना के मिलाई जाती है, उसको एलॉय बोलते हैं। तो निक्रोम इज एन एलॉय। ओके, तो निक्रोम निकल, क्रोमियम एंड आयरन, इन तीनों से मिलके बनाया जाता है। ओके, तो उस मेटल को निक्रोम बोलते हैं। और वो निक्रोम वायर का यूज हमने इधर किया हुआ है, ये जो आप देख रहे हो, इट इज अ निक्रोम वायर। ओके, फिर ये बाकी की क्या चीजें हम आगे आगे धीरे धीरे देखेंगे, अभी जो समझा रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस करना। निक्रोम वायर, हियर इज अ निक्रोम वायर। उसके बाद क्या है, एमीटर है, तो आपने देख लिया होगा एमीटर क्या काम आता है, करंट मेजर करने को। वेरी गुड। फिर वोल्ट मीटर, तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने को, हियर इज द वोल्ट मीटर। उसके बाद 4 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट। ओके, 4 बैटरीज और या तो 4 सेल्स चाहिए, जो कितने होने चाहिए, 1.5 वोल्ट के होने चाहिए, उसकी कैपेसिटी 1.5 वोल्ट होनी चाहिए। कंडक्टिंग वायर चाहिए ये सारी चीजों को कनेक्ट करने के लिए। ओके, और एक चीज चाहिए, दैट इज की। हमको की चाहिए, स्विच चाहिए। इतनी चीजें अगर हमारे पास हैं तो हम ये सर्किट बना सकते हैं। ओके, हमने सारी चीजें इधर लिख दी हैं, इधर ड्रॉ भी कर दी हैं। तो किया क्या है, देखो ध्यान से। तो ये निक्रोम वायर है,
उसके अराउंड में हमने वोल्ट मीटर लगाया है। ओके, उसके अराउंड में वोल्ट मीटर लगाया है, उसके साथ इधर ये एमीटर लगाया है, इधर ये स्विच है। फिर जो हमने इधर बोला था 4 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट बैटरीज, तो ये 1 2 3 और 4, चारों चार बैटरीज इधर हैं। ओके सर, ये ब्लू डॉटेड लाइन क्यों की गई है समझा रहा हूँ। सो क्या है कि अगर हम पहली वाली डॉटेड लाइन को कंसीडर कर रहे हैं तो क्या होगा कि सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, इधर से जाके ये हो गया, फिर इधर से वापस इधर, मतलब ये तीनों तीन कंसीडर नहीं होंगे। अगर हम दूसरी वाली डॉटेड लाइन को कंसीडर कर रहे हैं तो क्या होगा, सर्किट के अंदर 1 और 2 इधर से जाके ये आगे आ गया, तो 1 और 2 ये दोनों चीजें मतलब दोनों बैटरीज कंसीडर होंगी। 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट टोटल कितने हो गए 3 वोल्ट। फिर अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं तो 1 2 एंड 3 तीन सेल्स कंसीडर होंगे, 1.5 1.5 1.5 टोटल होगा 4.5। एंड अगर मैं इसको करता हूं तो सर्किट इधर से आएगी, ये उसका पाथ कंसीडर होगा, तो 4 सेल्स कंसीडर होंगे। ओके, सो टोटल वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 वोल्ट। सो दिस इज द थिंग। ओके, सर्किट कुछ इस तरह की है कि कितनी बैटरीज आप कनेक्ट कर रहे हो वो आपको वो देखना होगा। इधर आर है, फिर एमीटर और वोल्ट मीटर आप जब स्विच ऑन करोगे तब आपको एमीटर में और वोल्ट मीटर में देखना है कि क्या रीडिंग आता है, उसका ऑब्जर्वेशन क्या आता है। तो सबसे पहले क्या करना है, टर्न बाय टर्न आपको सबसे पहले एक बैटरी लगानी है। ओके, एक ही सेल लगाना है 1.5 वोल्ट का। एक सेल लगा के देखो एमीटर के में क्या वैल्यू आ रही है, वोल्ट मीटर में क्या आ रही है, उसके बाद उसको नोट डाउन कर दो। फिर 2 सेल लगाओ, फिर उसकी एमीटर और वोल्ट मीटर की वैल्यू नोट डाउन करो। 3 सेल लगाना है, उसकी वैल्यू नोट डाउन करनी है, और 4 सेल लगा के उसकी भी वैल्यू हमको नोट डाउन कर देनी है। तो ऐसे 1 2 3 और 4 जब चारों चार सेल्स टर्न बाय टर्न लगाओगे तब आपको रीडिंग्स मिलेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे। एमीटर में क्या क्या आया था चारों केस में, वोल्ट मीटर में क्या क्या आया था वो आप नोट डाउन कर लोगे। ओके, सो हम ये जो चीज कर रहे हैं अभी, सर जो भी समझा रहे हैं आपको, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। ओके, ये एक्सपेरिमेंट है जो कि हमको ओम्स लॉ प्रूव करके देगा, इसलिए ये करना है। ठीक है, तो ये नोट डाउन करने के बाद आगे क्या होगा देखते हैं। सो इधर आ जाते हैं। हमने एक टेबल बना दिया और वो टेबल के अंदर हमने हमारा ऑब्जर्वेशन लिख दिया। सबसे पहले क्या है, सीरियल नंबर है, फिर नंबर ऑफ सेल्स कि आपने कितने सेल या तो बैटरी यूज किया है, फिर एमीटर रीडिंग में एक से बैटरी यूज करके स्विच ऑन किया तो एमीटर में क्या दिखाया, फिर दूसरा है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग दिखाया, फिर उसके बाद क्या है V/I, मतलब वोल्ट मीटर रीडिंग और एमीटर रीडिंग, उसका डिफरेंस क्या आ रहा है, मतलब सॉरी डिफरेंस नहीं बोल सकते, उसका रेशियो क्या आ रहा है V/I रेशियो। ठीक है, तो वो हमने इतना एक टेबल बनाया है, तो इसको एनालाइज करते हैं। चलो, जब पहले नंबर पे जब एक ही बैटरी को हमने यूज किया था, when we used only one battery, the emitter which gives the measurement of current flowing through the circuit. Okay, so when we connect only one cell of 1.5 volt, तो 1.5 वोल्ट है अगर, तो वोल्ट मीटर रीडिंग तो ऑब्वियसली 1.5 वोल्ट दिखाएगा, पर उस टाइम पे एमीटर ने सपोज दिखाया 0.5 एम्पियर। ओके, क्या दिखाया 0.5 एम्पियर। सर व्हाई एम्पियर, एम्पियर इज जस्ट बिकॉज इट्स अ एमीटर रीडिंग। एमीटर में जो भी वैल्यू आती है वो किसकी होती है, इट्स अबाउट करंट, एंड करंट्स यूनिट इज एम्पियर, दैट्स व्हाई आई सेड 0.5 एम्पियर। मतलब एमीटर में 0.5 एम्पियर आ गया, वोल्ट मीटर में तो हमने एक ही वैल्यू एक ही सेल अटैच किया था, दैट्स व्हाई इट्स 1.5 वोल्ट। सो आप डिवाइड कर सकते हो 1.5 डिवाइड बाय 0.5, V/I मतलब इसकी वैल्यू डिवाइड बाय 0.5 की वैल्यू, तो क्या आ रहा है V/Y 3 आ गया। ओके, तो इतना रखते हैं। अब आगे क्या करना है, पहले एक ही सेल किया था, नाउ कनेक्ट 2 सेल्स, मतलब ये वाले लाइन को कंसीडर करना है ब्लू वाले। अगर आप 2 सेल कनेक्ट करते हो 1.5 के, तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए 2, तो वोल्ट मीटर में 1.5 टोटल 3 हो जाएगा, और एमीटर में उस टाइम पे 1 एम्पियर जितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना 1 एम्पियर जितना करंट फ्लो कर रहा है। सो अब आपको V/I रेशियो निकालना है, सो 3 डिवाइड बाय 1 ये क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा। ओके, सिंपल है। सेम एज 3 सेल लगाए, 3 सेल लगाए तो 1.5 1.5 1.5 कितना हो जाएगा 4.5 वोल्ट। एंड उस टाइम पे द एमीटर इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ 1.5 एम्पियर। So let's take the ratio 4.5 divided by 1.5, it gives you 3. And same as when you connect 4 cells of 1.5 volt, 4 cells of 1.5 volt means what voltmeter gives the reading of 6 volt, and the ammeter reading gives the value of 2 ampere. So 6 divided by 2, it gives you 3. तो आप इस ऑब्जर्वेशन टेबल को देखो कि जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है, वैसे वैसे ही करंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है। जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू, जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसी के कारण, और जितना वोल्टेज बढ़ रहा है, जैसे 1.5 का 3 हो गया, ओके, फिर 3 का 4.5 हो गया, 4.5 का 6 हो गया, मतलब एक फिक्स अमाउंट में जैसे हमने सेट किया था कि हर बार 1.5 वोल्ट बढ़ाना है, वैसे ही करंट में भी वैसा ही हुआ कि हर बार कितना बढ़ा 0.5, हर बार सेम अमाउंट बढ़ रहा है। ओके, करंट इंक्रीजिंग इन द सेम अमाउंट। सो दैट्स व्हाई, ऐसा होने के कारण V by I रेशियो हमको सारे केसेस में सेम मिल रहा है। V by I रेशियो हमको सारे केसेस में सेम मिल रहा है। अब ये हमने 1.5 वोल्ट का बैटरी लिया है, आप कोई और वोल्टेज का भी बैटरी ले सकते हो, फिर भी आपको ये वैल्यू सेम मिलेगी। ऐसा नहीं बोल रहा हूं 3 मिलेगी, कोई भी वैल्यू मिल सकता है, पर वो चारों चार केसेस में इट विल बी रिमेन सेम। ओके, सो दिस इज द मेन कोर टॉपिक, दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ ओम्स लॉ, कि अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हो तो साथ साथ में करंट भी इंक्रीज होगा उसके हिसाब से, उसको डिक्रीज करते हो तो साथ साथ में करंट भी डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो जॉर्ज साइमन ओम ने ओम्स लॉ में क्या दिखाया, उसने एक ग्राफ ड्रॉ किया इसके ऊपर से। ओके, ग्राफ ड्रॉ किया और क्या किया उसमें एक्स एक्सिस पे उसने करंट्स की वैल्यू को पुट डाउन किया 0.51 1.52, इधर वोल्ट मीटर का 1.53 4.56, तो उसको एक इंक्लाइन ग्राफ मिला ऐसा सीधा। ठीक है, इधर हमने जो क्रॉस किया है, ओके, तो ये क्या V by I रेशियो की वैल्यू हमको दिखा रहा है। सो ये ग्राफ मिला, उससे पता चला कि ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। ओके, तो ये ग्राफ दिखा रहा है कि जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे V बढ़ेगा, जैसे V बढ़ेगा वैसे ही I बढ़ेगा, मतलब V डिपेंड्स ऑन I एंड I डिपेंड्स ऑन V। सो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो मैथमेटिकली उसको क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली V प्रोपोर्शनल टू I। ओके, क्या लिखेंगे, V प्रोपोर्शनल टू I। V जो है वो I पे डिपेंड करता है और सेम एज I V पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनलिटी के साइन है ये। ओके, तो अगर मैं इसको I को V के नीचे लेता हूं तो क्या होगा V by I, तो V by I तो हमने देखा 3 3 3 3, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट, वो कांस्टेंट वही रह रहा है। हमने देखा V by I इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट को कुछ नाम देना होगा, तो हमने नाम दे दिया है R। ओके, उसको डिनोट कैसे किया है, कांस्टेंट को R से किया है। और अगर मेरे को V की वैल्यू चाहिए इसमें से, तो मैं क्या करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई I विथ R, सो फॉर्मूला विल बिकम V इक्वल्स टू IR और R इक्वल्स टू V by I। ओके, सो ये दो फॉर्मूला जो हैं, यू मस्ट रिमेंबर V इक्वल्स टू IR and R equals to V by I। This both the formulas, actually it's a one formula, but by rearranging you can find the both। So these are the formulas of Ohm's law। Okay, ये Ohm's law को समझाता है, एक्सप्लेन करता है। What is the graph V from I graph for a nichrome wire। Okay, अब ये nichrome wire कहाँ से आया, अब सच में देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले समझना होगा कि ये R क्या है। R is a resistance। Okay, R is a resistance, मतलब V by I का जो रेशियो हमको कांस्टेंट मिला, तो वो कांस्टेंट रेशियो कैसे बन रहा है,
तो ये जो R मिल रहा है ना, R इज अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। R क्या है वो आप ध्यान से समझना। R इज अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट जो कि करंट को फ्लो होने में रेजिस्ट करता है। अगर कोई कंडक्टर है, ओके, तो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है अगर, तो ये मटेरियल, जो भी मटेरियल होगा, मेटल वायर का जो भी मटेरियल होगा, तो उस मटेरियल का कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगा, उसकी अलग वैल्यू होगी। मतलब कॉपर का रेजिस्टेंस अलग होता है, मेटल जैसे आयरन का अलग होता है, स्टील का रेजिस्टेंस अलग होता है। वैसे ही जो भी मटेरियल का वायर मैं यूज कर रहा हूं, उसका जो रेजिस्टेंस होगा, उस हिसाब से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस करंट को रेजिस्ट करेगा, मतलब उसको फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, तो आर का नाम ही रेजिस्टेंस है, जो कि क्या काम करता है, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसको रोकता है, उससे जितना ट्राई हो सकता है उतना उसको रोकने को ट्राई करता है। दैट्स व्हाई आर कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओके, सो अब ये जो सर्किट था हमारा, उसके अंदर ये जो आर लिखा गया है, ये उसका सिंबल है रेजिस्टेंस का। ओके, हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेजिस्टर बोल सकते हैं इसको। इसको हम बोलेंगे रेजिस्टर। रेजिस्टर का सिंबल ये है, जिगजैग लाइन। और रेजिस्टर की जो वैल्यू होगी, ठीक है, रेजिस्टर की जो वैल्यू, जैसे हमारे केस में रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो रेजिस्टर की जो वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। सो ये जो निक्रोम वायर था, ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं रेजिस्टर वायर। ओके, क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टर वायर। तो हमने निक्रोम वायर इसीलिए लिया कि उसका कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगा जो कि फिक्स होगा, और वो फिक्स रेजिस्टेंस के कारण हमने हमारे एक्सपेरिमेंट में वी यूज्ड निक्रोम वायर, ताकि हमको एक फिक्स वैल्यू मिल सके। और दूसरा भी एक है उसका फैक्टर कि निक्रोम वायर इज अ टाइप ऑफ वायर दैट कांट अफेक्ट द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ओके, सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है वो निक्रोम वायर पे कोई इफेक्ट नहीं करता, इसलिए एक्सपेरिमेंट के कारण, सराउंडिंग के कारण, एटमॉस्फेयर अगर ज्यादा गर्म है, ठंडा है, तो उसके कारण एक्सपेरिमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी वैल्यूज जो आने वाली है वही रहेगी। दैट्स व्हाई वी यूज्ड निक्रोम वायर। ओके, सो हियर इज अ निक्रोम वायर। तो हमको जो भी रीडिंग्स लेने थे, एमीटर, वोल्ट मीटर, देखो हमने इधर ही लगवाया। देखो रेजिस्टर वायर जो है, निक्रोम वायर, उसके सीधे कनेक्शन में एमीटर है, ओके, डायरेक्ट कनेक्शन में। वोल्ट मीटर उसके इस तरह के कनेक्शन में है। तो और एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, अगर कोई चीज ऐसे एक ही पाथ पे डायरेक्ट कनेक्शन में है तो उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। क्या बोलते हैं, सीरीज, एक ही साथ है। और अगर ऐसे कनेक्शन में है तो इसको बोलते हैं ये कनेक्शन कि वोल्ट मीटर जो है वो रेजिस्टर के पैरेलल में, कैसे, वोल्ट मीटर जो है रेजिस्टर के पैरेलल में ज्वाइन किया गया है, कनेक्ट किया गया है। तो ये निक्रोम वायर इसलिए लगाया गया था। और सारे रीडिंग्स जो थे हमने जो अभी अभी लिए हैं एमीटर के और वोल्ट मीटर के, वो हमको निक्रोम वायर के साइड में लेने थे। दैट्स व्हाई ये लिखा है V टेंड्स टू हाई ग्राफ फॉर अ निक्रोम वायर। ओके, तो एक बैटरी लगाते हो तो निक्रोम वायर में वोल्टेज और करंट कितना आता है, 2 बैटरी लगाते हैं तो निक्रोम वायर में वोल्टेज करंट कितना आता है, वो सब हमको ये करना था, जो कि हमने कर दिया। अब फाइनल स्टेटमेंट कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वो 1 मार्क्स में भी आ सकता है, और अगर 3 to 4 मार्क्स में ये पूरा क्वेश्चन आता है, यू हैव टू राइट दिस ऑल द थिंग्स। तो जब भी आप वीडियो देख रहे हो, पॉज करके सारा ये नोट डाउन कर देना, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं ओम्स लॉ का, ये आपको याद रखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन कंडक्टर, किसी कंडक्टर के 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है is directly proportional. The potential difference across a conductor is directly proportional to the current flowing through it. Okay, तो 3 लाइंस तो बहुत इजी है, सिर्फ V proportional to I से ही याद रह जाएगी कि a potential difference across a conductor is directly proportional to the current flowing through it.
और इसके बाद का जो एक लाइन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर वो लाइन नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, एंड दैट इज प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम। ओके, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे हो उस टाइम पे टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, वो चेंज हो गया तो बहुत गड़बड़ हो सकती है, तो आपको ये रीडिंग्स नहीं मिलेगी और वहां पे ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये जो लास्ट लाइन है वो क्या बता रहा है, कंडीशंस अप्लाइड। ओके, कंडीशंस अप्लाइड। सो potential difference is directly proportional to the current flowing through the conductor when and only when the temperature remains same। तो ये जो चार लाइंस हैं, it indicates the statement of Ohm's law, and this V equals to IR or I equals to V by R is indicating the mathematical form or the formula of Ohm's law। Okay, so आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट ओम्स लॉ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल assure you that I will try to solve all your problems and all your difficulties। ठीक है, बस मेरे को आप कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि आपकी क्या क्या डाउट्स हैं। तो बी सेफ, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।